हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों से संविधान की सीरीज़ में कोई वीडियो नहीं आ रहा था, इसलिए आज हम नया वीडियो लेकर आ रहे हैं संविधान की सीरीज़ में। आज हम बात कर रहे हैं भाग 5 भारत के राष्ट्रपति की। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इससे पहले भी संविधान के और वीडियो डाले जा चुके हैं, उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उनका, वहाँ पर देख सकते हैं, या फिर आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप क्लिक करके पूरी की पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। संसद, पार्लियामेंट। कई स्टूडेंट के ये भी कमेंट आते थे कि सर बायलिंगुअल बोला करिए, तो हम कोशिश करेंगे दोनों भाषाओं में बोलने की। संसद को कहते हैं पार्लियामेंट। संसद के ये बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, मतलब हर तीसरे चौथे सेट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं। संसद, पार्लियामेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। 3 चीज़ें संसद की होती हैं, अभिन्न अंग होते हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, RS मतलब राज्यसभा, LS मतलब लोकसभा। इनके इंग्लिश में भी नाम यही है। पहले अंग्रेजों के समय अलग हुआ करते थे, लेकिन बाद में फिर इसको राज्यसभा और लोकसभा ही कहा जाने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा यह सदन है, हाउस है, जबकि राष्ट्रपति एक पद का नाम है। राज्यसभा ग्रुप ऑफ पीपल से मिलकर बनती है, मतलब 245 लोग उसमें होते हैं, उनसे मिलकर बनती है। वैसे ही लोकसभा ग्रुप ऑफ पीपल से मिलकर बनती है, उसमें 545 लोग होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति इंडिविजुअल होता है, एक ही होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अनुच्छेद 52 आर्टिकल 15 कहता है भारत के राष्ट्रपति का वर्णन सबसे पहले आर्टिकल 52 में आता है, 52 में आता है। आर्टिकल 53 कहता है, अनुच्छेद 53 कहता है कि सभी कार्यपालक शक्तियां, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द कंट्री, भारत की सभी कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति उनको कैरी करेगा। भाग 5 में राष्ट्रपति आता है। इसके बाद यह देश का पहला नागरिक, फर्स्ट सिटीजन होता है। यह देश का सर्वोच्च पद है, सुप्रीम पोस्ट है। ये भारत की जो सुप्रीम पोस्ट है वो राष्ट्रपति है। क्योंकि अभी हम यहाँ राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा की भी बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ राष्ट्रपति की बात। राष्ट्रपति के बाद व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति रह चुका है और उसके बाद वो रिटायर हो गया है, तो वह देश में किसी भी पद पर नहीं रह सकता, अन्य पद पर सेवा नहीं दे सकता। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति रहा है, अब वो किसी भी पद पर सेवा नहीं दे सकता। हाँ, राष्ट्रपति री इलेक्ट हो सकता है, कितनी भी बार चाहे री इलेक्ट हो सकता है। जैसे अमेरिका में व्यवस्था है, केवल 2 बार इलेक्शन हो सकता है, कोई भी राष्ट्रपति केवल 2 बार चुनाव में खड़ा हो सकता है। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में कितनी भी बार वह राष्ट्रपति का दोबारा री इलेक्ट हो सकता है। यह भारत सरकार का प्रमुख होता है। यह कंफ्यूजन है। भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जबकि भारत सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। उम्मीद करते हैं आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और पूरा समझ में आएगा कि राष्ट्रपति क्या चीज़ होती है भारत में। चलिए अब देखते हैं आगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन द्वारा कराया जाता है। अब जो व्यक्ति भी खड़ा होना चाहता है राष्ट्रपति पद के लिए, उसको ये योग्यताएं होना जरूरी है। पहली योग्यता क्या है, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका भारतीय नागरिक हो। हालांकि भारतीय नागरिक जन्म से हो यह जरूरी नहीं। अमेरिका में जन्म से अमेरिकी नागरिक होना जरूरी है प्रत्येक राष्ट्रपति उम्मीदवार को, लेकिन भारत में 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका भारतीय नागरिक हो। लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। हालांकि राज्यपाल, गवर्नर्स, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति आदि लाभ के पद, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य चुने जाने हेतु अन्य योग्यताएं रखता हो, पागल दिवालिया ना हो, ये सारी कंडीशन है। अगर किसी व्यक्ति में ये सारी कंडीशन वो फुलफिल करता है, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका है, भारतीय नागरिक है, लाभ के पद पर नहीं है, पागल दिवालिया नहीं है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने हेतु अन्य योग्यताएं रखता है, तो फिर उसको उम्मीदवार बनने के लिए 15,000 रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमानत राशि के तौर पर जमा कराने होंगे। कितने? 15,000 रुपये जमानत राशि के तौर पर RBI में जमा कराने होंगे। अगर वो डाले गए वोटों का 1/6 से कम प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी।
हार गया लेकिन इससे ज़्यादा 1/6 से ज़्यादा प्राप्त किए तो ज़मानत उसको मिल जाएगी, लेकिन अगर 1/6 से कम प्राप्त करता है तो उसकी ज़मानत राशि जब्त हो जाएगी। प्रत्येक उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक हैं, मतलब 50 ऐसे लोग हैं जो उसका नाम प्रस्तावित करें और 50, अच्छा ये आम लोग नहीं है, वो लोग जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं अर्थात सांसद या विधायक, वो आगे हम बात करेंगे। तो ये आम लोग नहीं है 50-50, तो प्रत्येक उम्मीदवार को 100 सांसद या विधायक चाहिए जो उसके नाम को आगे बढ़ाएं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, वो आगे समझेंगे हम क्यों। किस प्रकार होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातित प्रतिनिधित्व के द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम द्वारा इसका चुनाव होता है, आगे और समझेंगे। चुनाव विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय ही निपटाएगा। अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ही निपटाएगा देश का। यह जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें एक निर्वाचन मंडल होता है। निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होता है? संसद के चुने हुए सदस्य। संसद के सदस्य कौन होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में 245 लोग होते हैं कुल, लेकिन इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जबकि लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं कुल, और इसमें 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये 12 और 2 14 लोग शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत। तो संसद के चुने हुए सदस्य, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के चुने हुए सदस्य। विधानसभा, राज्य में सभी राज्यों में विधानसभाएं हैं, तो जितने भी राज्य की विधानसभाएं हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह वगैरह, विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य मतलब एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा, जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और पुडुचेरी, उनकी विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये सभी लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ याद रहे कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, केवल विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य अर्थात एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। अब इसको ऊपर से समझिएगा। यह अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, जो राष्ट्रपति का चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, इनडायरेक्ट जनता द्वारा होता है, क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधि इसमें वोट डालते हैं। तो ये इनडायरेक्टली जनता द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि ही उसमें वोट डाल रहे हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, एकल संक्रमणीय। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल क्या है, इसको समझते हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें आपको एक बैलेट पेपर मिलता है। जैसे 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ए, बी और सी। 3 लोगों के नाम इस बैलेट पेपर पर अंकित होंगे। प्रत्येक उम्मीदवार, प्रत्येक वोट देने वाले को प्रेफरेंस देनी होती है, अपनी वरीयता देनी होती है। जैसे 1, 2, 3 या फिर 2, 3, 1, तो आपको प्रेफरेंस देनी होगी, वरीयता देनी होगी। अच्छा, अब राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को 50% वोट प्राप्त करना जरूरी है। वो कैसे होगा देखते हैं। अब मान लीजिए कि पहले राउंड में ए को वोट तो ज्यादा मिले लेकिन 50% नहीं मिले, तो जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस के सबसे कम वोट मिले होंगे उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। समझ के चलिएगा, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उसके सेकंड प्रेफरेंस के जो वोट हैं वो आगे, जो बाकी के, मान लो इसमें सी एलिमिनेट हो गया तो ए और बी में फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट जोड़ दिए जाएंगे। तो इस प्रकार धीरे 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 जब तक 50% वोट किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिलते वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इसमें और कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम केवल और केवल एकल संक्रमणीय अनुपात पद्धति के लिए एक पूरा वीडियो बना देंगे। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग वोट करते हैं, लेकिन जिस प्रकार हम वोट डालने जाते हैं कि एक नाम के आगे हम बटन दबा देते हैं, वैसा नहीं होता। यहाँ एक वोट की वैल्यू 1 नहीं है। क्या है वो? इस फॉर्मूले से ड्राइव होगी। अगर एमएलए वोट कर रहा है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या विधायक वोट कर रहा है, तो राज्य की कुल जनसंख्या, जिस राज्य का वो विधायक है उसकी कुल जनसंख्या बटे कुल निर्वाचित विधायक,
गुणे 1/1000। ये एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा विधायक के मत का मूल्य डिसाइड होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य के कुल विधायक गुणे 1/1000। अब सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद की वोट की वैल्यू क्या होगी? तो सभी राज्यों के एमएलए के वोट की वैल्यू बटे कुल एमपी, जितने भी कुल एमपी हैं 545, केवल निर्वाचित की बात हो रही है यहाँ, मनोनीत की बात नहीं हो रही है। तो जितने भी सांसद चुन के आए हैं वो कुल एमएलए की वोट की वैल्यू बटे कुल निर्वाचित सांसद, इससे जो वैल्यू निकलेगी वो सांसद के वोट की वैल्यू होगी। एक बार फिर से समझिए, मान लीजिए यूपी के एमएलए की वोट की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ यूपी की जनसंख्या आएगी, यहाँ यूपी के एमएलए आएंगे। अगर पश्चिम बंगाल की निकालनी है तो पश्चिम बंगाल की जनसंख्या आएगी, पश्चिम बंगाल के एमएलए का नंबर आएगा। तो एमएलए के लिए जो ये फॉर्मूले से रेट वैल्यू निकलेगी वो हर राज्य के एमएलए के लिए अलग अलग निकलेगी। इतना तो आप समझ रहे होंगे ना कि हर राज्य की जनसंख्या अलग है, हर राज्य के एमएलए की संख्या अलग है, तो हर राज्य के लिए वैल्यू अलग अलग होगी। लेकिन सांसद के मत का मूल्य हमेशा एक ही होगा, क्योंकि सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य सांसद को तो कभी बदलेंगे नहीं और ये कभी नहीं बदलेगा। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि विधायक के मत का मूल्य सदैव हर राज्य में वेरी कर सकता है, लेकिन कभी भी सांसद के मत का मूल्य वेरी नहीं कर सकता। एक चीज और समझिए, इसमें लास्ट पॉइंट है बस, जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या से तात्पर्य है 1971 में जो जनसंख्या हुई थी, जैसा कि आपको पता है हर बार 1 में 71, 81, 91, 2001, 2011, 2021 में जनगणना होती है। तो 1971 में जो जनगणना हुई थी उससे ये हम डेटा लेते हैं। अभी राष्ट्रपति पूरा नहीं हुआ, लेकिन एक वीडियो में राष्ट्रपति को समाना मुश्किल है, तो आज हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियां, उसका महाभियोग वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।